देखो जी, हमारा जो आज का टॉपिक है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बोलो, साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? जब हम क्लास शुरू करेंगे या क्लास में कुछ पढ़ेंगे तो आपने भी साथ साथ बोलने ताकि एक्टिव रहो, ठीक है ना? ताकि आपका दिमाग ऐसे ना हो कि आप क्लास में यहाँ हो, मतलब फिजिकली यहाँ मौजूद हो, दिमागी तौर पे कहीं और सोच रहे हो, वो पैसा, कारोबार, बिजनेस सोच रहे हो, ठीक है? एक घर में कोई अपने ख्वाब देख रहे हो, ठीक है? वो सब चीजें तो इसलिए साथ साथ क्या लिखा हुआ है जी? क्या टॉपिक का नाम है हमारा? इन्वेस्टमेट अप्रेजल। क्या लिखा हुआ है जी? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और एक को बोलते हैं अप्रेजल। जिसे आप सब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम दो वर्ड है ना? आईटी समथिंग डिफरेंट, सिस्टम समथिंग डिफरेंट। सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ कंपोनेंट। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, यानी जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। आईटी समथिंग डिफरेंट, ठीक है? तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, इन्वेस्टमेंट एंड अप्रेजल। सही हो गया? सर, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो चीज जो हम इन्वेस्टमेंट के वर्ड को सुन के ना, जो हमारे माइंड में कंसेप्ट आता है, वही जो आप सोच रहे हैं या हमारे माइंड में आता है वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूँ इस्लामाबाद, तो आपके माइंड में एक इमेज आती है कि शहर, एक सिटी का नाम है, तो वो जो नॉर्मली आप सोच रहे हैं वही चीज। इन्वेस्टमेंट भी वही चीज है जिसको आप सोच रहे हैं, जो माइंड में आया है आपके, यानी किसी जगह पे जाकर अपने पैसे को लगा देना, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अप्रेजल क्या वर्ड है? अप्रेजल कहते हैं उस चीज को देखना, किसी चीज को परखना कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप जब आईफोन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, चार्जर लेते हैं, या फिर आप कोई बड़ा एक्सपेंसिव आईफोन ले रहे होते हैं ना, आप दोस्त से पूछते हैं, कजिन से पूछते हैं, रिश्तेदार से पूछते हैं कि ये आईफोन मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी बात है ना? तो यानी उससे पूछ रहे होते हैं, उसकी रिकमेंडेशन ले रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह आप प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, लैंड ले रहे होते हैं, आप अपने साथ वाले घर से, ठीक है, दोस्त से जो उसमें एक्सपर्ट हो उससे, तो डिफरेंट लोगों से उसका ओपिनियन ले रहे होते हैं। सही हो गया? तो यानी आप जब उसका ओपिनियन ले रहे हैं ना, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? अप्रेजल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट समझ आया? अप्रेजल भी समझ आया? तो अब आपको ये बात समझ आई कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी इसमें आपकी जो टॉपिक को मैंने आपको क्लियर करवाया है, इस टॉपिक में जो बातें हो रही होंगी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होंगी, या किस चीज से या किस तनाजर में हो रही होंगी, वो बात समझ आइए आपको? इन्वेस्टमेंट एंड अप्रेजल, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है? अच्छा सर, क्या हम इस वर्ड या इस जो टॉपिक है, इसके नाम को समझने के बाद काफी हो गया, हम डायरेक्ट चले जाएं अप्रेजल करने? नहीं। अच्छा, कुछ चीजें, कुछ रूल्स होते हैं ना किसी भी चीज के, इन रूल को समझना जरूरी है। जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आते हैं ना, इसकी बाउंड्री में कदम रखते हैं, तो कुछ रूल्स आपको आने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल। इसकी अपनी इजम्पशंस हैं। क्या है इसकी अपनी इजम्पशंस है? उन चीजों को आपको मानना है, आपका दिल करे या दिल ना करे, माइंड एक्सेप्ट करे या माइंड एक्सेप्ट ना करे, उन चीजों को आपने मानना है, ठीक है? जब आप इस टॉपिक पे आएंगे तो उनकी उस रूल्स को, उनकी उस प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे। सही हो गया ना? जैसे कि इसका पहला प्रिंसिपल है कि आप सिर्फ सिर्फ कैश फ्लो को ही कंसिडर करेंगे। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक हो गया, तो आप कुछ बातों को माइंड में रखेंगे। वो क्या बातें? मीन वो क्या बात है, जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, तो एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीज़ों को आप अपने माइंड में रखते हैं। यानी आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है? आपके साथ कैलकुलेटर होना चाहिए, सेल फोन होनी चाहिए, ठीक है? और आप उससे पहले सोच रहे होते हैं कि मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, नहीं, उससे पहले, ठीक है? तो जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बाउंड्री में आते हैं ना, तो इसकी बाउंड्री में रहते हुए आपको कुछ प्रिंसिपल अपने माइंड में रखने हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो को ही कंसिडर करते हैं। यानी प्रॉफिट की कोई वैल्यू यहाँ पर, प्रॉफिट की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर, कोई प्रॉफिट की कोई रिस्पेक्ट यहाँ पर। अगर रिस्पेक्ट हासिल है तो कैश फ्लो को है, किसको है? सर, अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रॉफिट क्या है और कैश फ्लो क्या है। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रॉफिट क्या है और कैश फ्लो क्या है। सर, सम टाइम आपको प्रॉफिट हो रहा होता है ना, कैश फ्लो नहीं हो रहा। यानी आपके दोस्त ने या आपके साथ अक्सर ऐसी शॉप्स होंगी जो दिन में लाखों का सेल करते हैं, लाखों रुपए की सेल करते हैं, और लोग आते हैं चीजें उठाकर,
ले जाते हैं, कहते हैं पैसे 10 दिन बाद देंगे, पैसे 10 दिन बाद देंगे। तो वो दो शॉप वाला जाता है घर, जाकर घर वालों को कहता है देखिए मैंने, रोज मेरी 10,000 की सेल होती थी, आज मैंने 3 लाख की सेल की। कितनी की सेल की? तो बीवी ने कहा उसके, कोई 3 लाख मुझे दे दो ताकि मैं कहीं रख लूं, गुम हो जाएंगे। कहता पैसे तो नहीं मिले, सेल 3 लाख की हुई है, सेल 3 लाख की, पैसे नहीं मिले। तो यानी कैश फ्लो नहीं आया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, कैश फ्लो नहीं आया। तो याद रखें, जो हो गया हम उसको नहीं देखते हैं, जो आया उसको देखते हैं। इसमें किसको देखते हैं? कैश फ्लो। या तो जाएगा या आएगा, किस फॉर्म में? पैसे की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। यानी जो आप कह रहे सर प्रॉफिट हो गया, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हो गया था प्रॉफिट, उसको एक्चुअली हुआ, सेल किया ना उसने, लेकिन उसके कैश पैसे नहीं मिले। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बाउंड्री में आते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट की रिस्पेक्ट नहीं है। आपने 3 लाख की सेल की है, बताओ पैसा कितना है आपके पास? अगर पैसा आपके पास 10,000 है, ठीक है, आप हम 10,000 की वैल्यू आपके पास है, हम इसको मानते हैं, प्रॉफिट को कोई रिस्पेक्ट। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो के दरमियान, प्रॉफिट समझाया ना मैंने आपको, प्रॉफिट और कैश फ्लो के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो डिप्रिसिएशन का है। किस चीज का डिफरेंस है? डिप्रिसिएशन क्या है? अब सर डिप्रिसिएशन क्या होती है? अच्छा, ये आपके फाइनेंशियल की जो सब्जेक्ट्स हैं उनका टॉपिक है, F1, F2, F3, आप उसमें पढ़ रहे होते हैं। मैं समझा लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मुख्तसर सा। ठीक है? जब आप किसी एसेट को यूज़ करते हैं ना, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको यूज़ करूंगा, तो यूज़ करते करते एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। यानी लेट्स सपोज इसने 4 साल बाद खत्म होना है। कितने साल बाद खत्म होना है? 4 साल। और इस लैपटॉप की वैल्यू 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तो यानी हर साल में मैं इसको 25,000 से कंज्यूम कर रहा हूँ, हर साल 25,000। तो ये 25,000 से कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ, ये मेरी डिप्रिसिएशन है। क्या है? डिप्रिसिएशन। समझ आ गई बात? तो प्रॉफिट और कैश फ्लो के दरमियान डिफरेंस किस चीज को होता है? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, यहाँ पर हम ओनली रिलेवेंट कैश फ्लो को ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ओनली रिलेवेंट कैश फ्लो को ही कंसिडर करते हैं। सर ये बात क्या कर दी आपने कि रिलेवेंट कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं? कैश फ्लो तो समझ में है ना, कैश फ्लो क्या होता है? समझ वो भी नहीं होता है ना, कुछ 2-3 लाख का प्रॉफिट, 10,000 रुपये आया तो हम 10,000 देखेंगे, आए 10 पैसे आए कितने? 3 लाख हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किस टॉपिक में? इस टॉपिक में बात करूं, वैसे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है 3 लाख प्रॉफिट, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बहुत जबरदस्त गुड न्यूज़ है, 3 लाख प्रॉफिट हुआ है। फाइनेंशियल वाले तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आते हैं तो कहते हैं नहीं, बताओ पैसा कितना आया। सही हो गया? अच्छा, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट कैश फ्लो को। सर अभी रिलेवेंट कैश फ्लो क्या है? रिलेवेंट कैश फ्लो क्या है? रिलेवेंट कैश फ्लो का मतलब वो कैश फ्लो जो आपके फैसले से, आपके डिसीजन से, लेने से आ जाए आपको, और डिसीजन ना लो तो रुक जाए। जैसे कि सर एग्जांपल दें, बात समझ आ जाए। आपने डिसीजन लिया MA1 का एग्जाम देना है, आपने डिसीजन लिया MA2 का, डिसीजन ले लिया ना, जब डिसीजन लोगे तो आपको MA2 की एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, नहीं पड़ी? देनी पड़ेगी। तो यानी जब आप डिसीजन ले रहे हो तो फीस आ रही है आपको, डिसीजन ले रहे हो तो फीस आपको आ रही है। तो यानी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो फीस नहीं दोगे ना किसी कॉलेज को आप फीस। तो अब आपके डिसीजन पे डिपेंड करती है ये चीज। डिसीजन ले रहे हो, आ रही है, डिसीजन नहीं ले रहे हो, नहीं आ रही, तो ये कौन सी कैश फ्लो है? रिलेवेंट कैश फ्लो है। अच्छा, एक और एग्जांपल, आप MA1 या MA2 तो एग्जाम देते हो, ठीक है, जब डिसीजन लोगे तो MA2 की फीस, MA1 की फीस देनी है आपको, ठीक। लेकिन एक फीस आपकी साल में हर दफे एक फीस आती ही आती है, एनुअल फीस जिसे बोलते हैं। एनुअल फीस आती है ना आपको, साल में जब आप साल कंप्लीट होता है तो ACCA वालों को आपको चार्जेस देने पड़ते हैं साल के बाद, 12 मंथ के बाद, ठीक है। आपकी चीज़ें को एनुअल फी देनी पड़ती है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप MA1 की डिसीजन आपने ले लिया, तो 12 मंथ कंप्लीट हुए तो RCC वाला आपको फीस फीस भेजेंगे ना आप। अगर आपने नहीं लिया तब भी भेजेंगे, नहीं लिया तब भी वो भेजेंगे, लिया तब भी भेजेंगे। यानी वो आपके इस डिसीजन से वो चीज़ लिंक नहीं करती। आप फैसला कर रहे हो तो कॉस्ट आ रही है, आप फैसला नहीं कर रहे हो तो कॉस्ट आ रही है, तो वो आपके लिए इरेलीवेंट। क्या है? इरेलीवेंट कॉस्ट। यानी वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। सर एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर दें, बात क्लियर हो जाए। रिलेवेंट कैश फ्लो का मतलब ये होता है, आप फैसला करो तो कॉस्ट आए, आप फैसला ना करो तो कॉस्ट ना आए। आप हॉस्टल में रहते हैं,
आप हॉस्टल अपने लिए सिलेक्ट करोगे और हॉस्टल को चूज करोगे तो उसके बाद आपको हॉस्टल का रेंट देना पड़ेगा। और अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते, ये फैसला नहीं करते, तो आपको हॉस्टल का फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो यानी आपके इस डिसीजन से जो हॉस्टल वाली फीस है ना वो रिलेवेंट है। हॉस्टल वाली फीस क्या है? रिलेवेंट है। रेलिवेंट है। जी। कर रहे हो तो आ रही, नहीं कर रहे हो तो नहीं आ रही। क्लियर? सही होगा। आपने MA1 MA2 की क्लास में जाकर पढ़ना है तो पढ़ोगे तो आएगी, नहीं पढ़ोगे तो क्लास फीस उसकी नहीं देनी पड़ेगी। रिलेवेंट, ठीक हो गया? रिलेवेंट समझ आ गई बात आपको? तो पढ़ा भी नहीं। अच्छा, आगे जी देखें। आप यहाँ पर नॉन कैश आइटम को इग्नोर करते हैं। आगे जो रूल है आपने क्या करना है, नेक्स्ट रूल क्या है कि नॉन कैश आइटम को क्या करना है आपने? इग्नोर करना है। इग्नोर। सर नॉन कैश आइटम मींस वो वो एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो कैश की फॉर्म में नहीं होती, जो कैश की फॉर्म में नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एसेट की जो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, और हर साल कितनी की कमी आ रही है? 25। तो 25,000 से किधर से कमी आ रही है? मुझे नजर आ रहा है कहीं से? नजर नहीं आ रहा, कमी हो रही है। यानी कैश की फॉर्म में नहीं जा रहा, लेकिन कमी तो हो रही है ना। कमी हो। तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नॉन कैश आइटम को इग्नोर करते हैं। अक्सर लोग जो हैं, आपको, आप सेल करते हो उन्हें, सेल करते हो ना क्रेडिट पे, आप वो कहता है हम आपको 1 महीने बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे। अब आप वो 1 साल बाद पैसे नहीं देते, 1 साल बाद पैसे नहीं। नहीं देते, या आपको लगता है कि वो आउट ऑफ द कंट्री चले गए हैं, यानी आपके बेड डेट्स हो गए हैं, तो क्या वो पैसे लेकर आपसे भागे हैं? तो वो नॉन कैश आइटम्स है। कौन से कैश आइटम्स है? नॉन कैश आइटम्स हैं। तो हम नॉन कैश आइटम को यहाँ पर क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, हम यहाँ पर इम्प्यूटेड इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते हैं। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। वो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने बैंक से पैसा लिया, बैंक से पैसा, जब बैंक से पैसा उठाएंगे तो बैंक हमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा ना। बैंक हमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेगा। तो जब बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा तो ये बताएं कि वो इंटरेस्ट हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वो इंटरेस्ट तो देना बैंक को ना। बैंक तो हमसे चार्ज करेगा। हम उस पैसे को कहीं लगा दें या कहीं कहीं ना लगाएं, जेब में रखें, तो बैंक ने दोनों पैसों में क्या करना? हमसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना। लेना है। सही हो गया ना? तो अब उस इंटरेस्ट को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इग्नोर। यानी अब हम पे वो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है, बाय लॉ है। हमारी कहीं बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसके करने से या उसके ना करने से उसका कोई इफेक्ट उसमें नहीं पड़ना। तो उसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर इग्नोर करेंगे। सर हम एक दफ़ा फिर रिकॉल करते हैं कि हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है। लेकिन जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अप्रेज करो को ठीक है या ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आप अगर गलती से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बाउंड्री में आ गए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बाउंड्री में या इसकी कंट्री में आप आ गए, तो फिर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ रूल्स याद रखने हैं। इन रूल्स को अपने साथ बांध लो, ठीक है? गले में बांध लो तवीज बना के। रूल क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो को देखना है, ठीक है? दूसरी चीज आपने कहा कि प्रॉफिट और कैश फ्लो के दौरान डिफरेंस डिप्रिसिएशन क्या है। तीसरा आपने कहा ओनली रिलेवेंट कैश फ्लो को देखना है। चौथा आपने कहा जी हम नॉन कैश आइटम को इग्नोर करते हैं। पांचवा आपने कहा जी हम इम्प्यूटेड इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते हैं। छठी बात आप यहाँ पर करते हैं कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे ना, जब भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, आपको हर कैश फ्लो 12 महीनों यानी ईयर एंड में मिलना है। कब मिलना है? ईयर के एंड में मिलना है। जब भी कैश फ्लो मिलेगा कब मिलेगा? ईयर एंड में मिलेगा। यानी आपने, लेट्स सपोज ईयर एंड का मतलब क्या है कि आज 1 जनवरी है, मैंने पैसा लगाया, अब 12 महीने गुजरेंगे और फिर मुझे क्या आएगा वहां से? रिटर्न आएगा ना। मैं आपको पैसा देता हूँ, ये लो मेरा 1 लाख रुपए रखो अपने पास, और मुझे आप हर साल क्या देना? आप इसको इन्वेस्ट करो, कहीं लगाओ, जो करना करो, लेकिन मुझे हर साल 5,000 रुपये देना। अब आप मुझे, जनवरी गुजरा ना, जनवरी को दिया मैंने, 1 जनवरी को, फिर दिसंबर आया तो आपने मुझे पैसे दिए उस पर 5,000 रुपये। 1 लाख को कितना दे दिया? 5,000 रुपये। कितने दिनों बाद? 12 महीनों के बाद। ठीक हो गया? इन केस, इन केस ये बात समझ आ गई है। फिर दूसरा केस कब लोगे? 24 महीनों के बाद, यानी 2 साल बाद। तीसरा 3 साल बाद। चौथा 4 साल बाद। ये बात समझ आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं कदम, इसी कंसेप्ट में से एक कदम आगे बढ़ते हैं। सम टाइम हमें कैश फ्लो ईयर के 12 महीनों के बाद नहीं मिलता। यानी मैंने इधर आपको 1 लाख रुपए दिए, इधर 1 लाख रुपए आपको दिए, और आपने कहा अच्छा 5,000 बनता है, तो ये लो 5,000 आपका। मैंने इधर 5,000, आप 1 लाख दिया, और आपने रिटर्न मुझे कब दे दिया? अभी।
इधर मैंने दिया, उधर आपने कहा पैसे पकड़ो, किधर जा रहे हो, हम तो हमारा बिजनेस तो बड़ा वीआईपी है, क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो 5,000 रुपये ले जाओ। यानी अब कैश फ्लो कब मिला मुझे? ईयर के स्टार्ट में। ईयर के स्टार्ट में जिस टाइम में मैं और आप पढ़ रहे हैं ना, ये जीरो है। कौन सा जीरो? ईयर जीरो। यानी जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये हम ईयर जीरो में बातें कर रहे हैं। किस में बातें कर रहे हैं? यानी आज से 1 मिनट बाद, आज से 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद ईयर वन स्टार्ट हो जाना है। यानी मुस्तकबिल स्टार्ट हो जाना ना। मुस्तकबिल कब है? किसी ने आपसे पूछता है फ्यूचर कब आना है, कोई बंदा आपसे डेफिनेशन पूछता है कि फ्यूचर ने कब आना है, तो आप बोलते हो कि आप जिस टाइम में हो इसके 1 सेकंड बाद फ्यूचर ही है। सही होगा ना? फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद वाला फ्यूचर। यानी जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ये क्या है हमारा? ईयर जीरो है। ईयर जीरो है। और इसके बाद जैसे ही मैंने आपको पैसे दिए, आपने उसकी आप मुझे दे दी, तो ये जीरो में आपने कब ट्रांजेक्शन की मेरे साथ? जीरो। यानी ईयर वन के स्टार्ट में ट्रांजेक्शन की। कब किया आपने? ईयर वन के स्टार्ट में। 1 मिनट बाद मुझे दिया ना। मैंने ईयर जीरो में दिया, आपने 1 मिनट बाद दिए या 2 मिनट बाद दिए, तो ईयर वन के स्टार्ट में मुझे दिया ना। और जो कैश फ्लो ईयर वन के स्टार्ट में आएगा, जो कैश फ्लो ईयर टू के स्टार्ट में आएगा, जो कैश फ्लो ईयर थ्री के स्टार्ट में आएगा, हम उसको 1 साल पहले कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कैश फ्लो आपने मुझे दिया ईयर टू के स्टार्ट में, ईयर टू के स्टार्ट, तो मैं उसको ईयर एंड में ट्रीट करूंगा। कहाँ ट्रीट करूंगा? ईयर वन के एंड में। और जो कैश फ्लो आप मुझे दोगे यानी ईयर थ्री के स्टार्ट में, ईयर थ्री के शुरू में, यानी ईयर थ्रू इस ईयर थ्री का स्टार्ट का मतलब क्या है? ये ईयर टू के स्टार्ट का मतलब क्या है? मंथ वन गुजरा, मंथ टू गुजरा, थ्री गुजरा, 10th गुजरा, 11 गुजरा, 12 गुजरा। 12 गुजरने के बाद साल पूरा हुआ। फिर अगला साल आया, 2025 आया। 25 का जनवरी आया ना, तो आप मुझे बुलाया इधर आ जाओ, ये लो 5,000 रुपये अपने। आपने मुझे 24 में दिया या 25 में दिया? 25 की जनवरी में दिया ना। 24 की दिसंबर में तो नहीं दिया। जो 25 की जनवरी में आपने दिया ना, मैं उसको कंसिडर करूंगा 24 के दिसंबर में मिला है। 24 के दिसंबर में मिला है। यानी 2001 में मैंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक हो गया। फिर आपने 2001 में इन्वेस्टमेंट नहीं की ना, आपने 2001 के सारा 12 महीने गुजर गया, ठीक हो गया। फिर 2002 आया, 2002 एंड नहीं हुआ अभी, 2002 का स्टार्ट हुआ। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर आया 2001 का। दिसंबर के बाद फिर क्या आएगा? जनवरी। आपने मुझे 2002 के जनवरी में 5,000 रुपये दिए, 2002 के यानी पहले महीने में कितने दिए? 5,000। तो मैं उसको ट्रीट करूंगा कि मुझे कब मिला है? 1 साल पहले। यानी 2001 के एंड में मिला है। कब मिला है? 2000 एंड के एक के एंड में मिला है, दिसंबर में। दिसंबर में मिला है। ये क्यों? मतलब मैंने कहा जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बाउंड्री में कदम रखते हैं, तो कुछ चीजें आपको अपने गले में बांध लेनी है। ठीक है, अपने गले में बांध लेनी है। सर ये क्यों? ये क्यों? कोशिश करता हूँ आपको बात समझ आ जाए, नहीं तो आगे समझ आ जाएगी। मतलब इसलिए शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि चीजें मैं जितना बोलता जाऊंगा ना, जितना मैं बोलता जाऊंगा, चीजें आपके लिए उतनी मुश्किल होती जाएंगी। उतनी जितना ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी ना, आपको अब्जॉर्ब करना माइंड में उतना ही ज्यादा होगा। फिर तो फिर आप क्या हो जाओगे? डगमगा जाओगे, अपनी लाइन से उतर जाओगे। समझाने की जो क्वेश्चन किया, ये क्यों? अच्छा, हमारे पैसे की वैल्यू में टाइम टू टाइम क्या आती है? कमी आती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि वो 5 रुपए में कराची जाते थे, वो 5 रुपए में भैंस बफलो खरीदते थे। ऐसी बात सुनिए कुछ? सुनिए कुछ ऐसी बातें। अच्छा, आज वही प्रॉपर्टी, वही भैंस 5 रुपए में या $5 में क्यों नहीं आती? $5 में क्यों नहीं आती? आपको हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि टाइम टू टाइम पैसे की वैल्यू में क्या होती जाती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। यानी उस टाइम जो 5 रुपए में पावर दी ना, आज के 5 लाख में वो पावर है। पावर पावर यानी पैसे की वैल्यू में टाइम टू कमी आ रही है ना। अगर इंक्रीज होती तो उस टाइम 5 रुपए में अगर भैंस आती तो आज 1 रुपए में आ रही होती। समझ आ रही है बात? उस टाइम में 5 रुपए में आती थी, आज 5 लाख में आती है वही चीज। पावर इंक्रीज हो रहा है, यानी पावर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले जो चीज आप 10 रुपए में खरीदते थे, आज वही चीज आप 50 रुपए में खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू में कमी आ गई है ना। क्या आ गई है? कमी आई है। तभी आपको ज्यादा पैसे देने पड़े हैं ना, तभी आपको ज्यादा पैसे देने पड़े हैं। अब आपके अक्सर देखते हैं आपका पैसा डॉलर के मुकाबले में कम कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है।
तो आपको डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपका पैसा पाउंड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हो जाए, बढ़ जाए, तो आपको जिस तरह आज 80 पाउंड लेने के लिए 28,000 रुपये देने पड़ते हैं ना, अगर सख्त हो जाए ना आपका पैसा या स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको उसके लिए 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मजीद कमजोर हुआ ना, वही जो 28,000 रुपये लगता है ना पेपर के लिए, तो आपको 40,000 रुपये देना पड़ेगा। कमजोर हुआ तो वक्त टाइम टू टाइम पैसे की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है। और हम पूरे साल की इन्फ्लेशन एक दफा फाइंड करते हैं, यानी पूरे साल की कमी हम एक दफा फाइंड कर रहे होते हैं। अब एक साल पूरा गुजरा, दूसरा साल स्टार्ट हुआ, अगर मैं यहाँ पर 2 साल ट्रीट कर लूँ, यहाँ पर कितने साल ट्रीट कर लूँ, 2 साल ट्रीट कर लूँ, तो मैंने इसका मतलब ये कि पैसे की वैल्यू को कम किया 2 दफा। कितनी दफा कम किया, 2 दफा। हालांकि एक साल एंड हुआ और दूसरे साल के स्टार्ट में ही पैसा मिल गया ना, साल कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो मुझे पूरे साल में इन्फ्लेशन नहीं करनी चाहिए, वो तो स्टार्ट में ही मिल गया था। कब मिला था, स्टार्ट में मिल गया था। तो इसका मतलब ये मुझे एक ही दफा इन्फ्लेट करना चाहिए, तो इसलिए हम उसको एक साल पहले लेके आते हैं, इसलिए हम उसको एक साल पहले लेके आते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, मुस्तर करते हैं कि हम सिर्फ कैश फ्लो कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम रिलेवेंट कैश फ्लो कंसिडर करते हैं, हम नॉन कैश आइटम को इग्नोर करते हैं, ठीक हो गया। और हम कहते हैं कि हम इम्प्यूटेड इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और हम यहाँ पर ये भी ज्यूम कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट और कैश फ्लो के दरमियान क्या होता है, डिफरेंस डिप्रिसिएशन का होता है। और हम एक चीज़ और कंसिडर करते हैं कि हर कैश फ्लो ईयर के एंड में राइज होगा, और जो भी कैश फ्लो ईयर के स्टार्ट में राइज होगा हम उसको एक साल पहले ट्रीट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जो टॉपिक है उसकी तरफ। जो ये बातें हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बाउंड्री में जब कदम में रखा तो कुछ चीज़ें हमने याद की। अब जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, जब भी यानी जहाँ पे आप पैसा लगाने जा रहे हो ना, जिस चीज़ से पैसा लगाने जा रहे हो, तो उसका जो अप्रेजल करोगे, जो मैंने आपको अप्रेजल समझाया था, उसके 2 मेथड हैं। यानी आप पूछते हो ना लोगों से कि ये आईफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो जो पूछने का स्टाइल है ना, 2 हैं। यानी आप कैसे पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो ना मुझे लिख कर दे दो या बोल के बता दो, तो यानी ये 2 मेथड होते हैं। जब यहाँ पर हम इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे ना, यहाँ इसके अपने 2 मेथड हैं, इसके अपने दो क्या मेथड हैं। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड मेथड, दूसरे को बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड। यानी 2 मेथड से आप इन्वेस्टमेंट को देख रहे होंगे कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली, जो आप अपनी जेब से किसी जगह लगा रहे हैं, अपनी जेब से निकाल कर F8 में शॉप खरीद रहे हैं, अपनी जेब से निकाल कर F8 में अपना बैंक बना रहे हैं, अपनी जेब से पैसा निकाल कर F8 में सेंटोरस बना रहे हैं नया, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना आप, नया सेंटोरस बना रहे हैं। तो वो जगह ठीक है या ठीक नहीं है। अपनी जेब से पैसा निकाल कर किसी कंपनी की शेयर खरीद रहे हैं, तो वो जो शेयर खरीद रहे हैं, जो जगह जिस जगह पैसा लगा रहे हैं, वो ठीक है या ठीक नहीं है। अब उसको देखने के 2 मेथड है, एक को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न यानी कि अभी अभी के ज़माने का मेथड, ट्रेडिशनल बोलते हैं जो पुराने ज़माने का मेथड। सही हो गया। अच्छा, हम पहले पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड और फिर मॉडर्न पढ़ते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड, उसमें इन्वेस्टमेंट को अप्रेजल करने का, यानी अप्रेजल को, इन्वेस्टमेंट को देखना कि वो ठीक है या ठीक नहीं है, उसमें एक ही मेथड है, क्या है, एक ही टाइप्स है उसकी देखने की। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड है जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होती, जिसमें इन्फ्लेशन, आपको पता ना कि आपकी जेब में आज जो चीज़ 1,000 रुपये की मिलनी है, एक साल बाद कितनी की मिलनी है, उससे महंगी मिलेगी ना आपको। तो ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि जो चीज़ आज 1,000 रुपये की है ना, एक साल बाद भी कितनी की होगी, 1,000 की होगी। 100 साल बाद भी कितनी होगी, 1,00,000 साल बाद भी कितनी होगी। ये कहता है पैसे की वैल्यू में कमी कमी या बढ़ती नहीं है, जो पैसा है वही है। ये बोलता है ट्रेडिशनल मेथड, यानी पुराने जमाने का मेथड। वो बोलता है जो पैसा जितना है ना उतना ही हो, यानी गलत है या ठीक है वो बात अलग की है। हम इस टॉपिक को क्योंकि लिखा तो पढ़ना, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड समझ आया ना, होता क्या है, ये समझ आ गया। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड में पहला मेथड है पे बैक पीरियड, क्या हम पे बैक पीरियड, और दूसरा है ARR। दूसरा क्या है, ARR। हम पहले सीखते हैं पे बैक क्या होता है, पे बैक क्या होता है। अच्छा, पे बैक क्या होता है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में जाने के साथ साथ क्या करते हैं हम, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ पे बैक क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने कितने पैसे लगाए हैं, $60,000। कितने लगाए, $60,000। $60,000। उस एग्जाम्पल को लेने से पहले मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ कि पे बैक का मतलब क्या होता है, कि आपने एक प्रोजेक्ट में 30,000 रुपये लगाए। कितना लगाया,
30,000, और आपको हर साल मिल रहे 10,000, 10,000 एंड 10,000 एंड 10,000, तो आपकी जेब से कितना निकला? 30,000 ना, 30,000, और हर साल कितना आ रहा है? 10,000, 10,000, 10,000, तो 3 सालों में आपका सारा पैसा मुकम्मल हो जाएगा। इधर से आपने पे किया, 3 सालों में बैक हो गए। तो पे बैक क्या होते हैं? कि कितने सालों में जो आपने पे किया वो आपको बैक आ रहा है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसको हम देखने लगे हैं कि पे बैक क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ये जीरो में कितना पैसा लगाया? 60,000। यानी मेरी यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये जीरो का मतलब क्या है कि अभी ना हो मैं जब बातें करी ये जीरो में, फिर 12 महीने गुजरे तो मुझे कितना मिला? 15,000। कितना मिला जी? 15,000। फिर मुझे 2 महीनों के आखिर में टोटल कितना मिल जाएगा? देखे ना, 2 महीनों के आखिर में कितना मिल जाएगा? 2 महीने हो जाएंगे 30,000 हो जाएगा ना वो। तो 3 महीने हो जाएंगे कितना हो जाएगा वो? 45। 4 महीनों के आखिर में फिर ऑनवर्ड आपको ये मिलता जाएगा। ठीक हो गया? इस तरह मिलता जाएगा। अच्छा देखिए, मैंने लगाया कितना? 60,000। ऐसे ही है ना? मैंने लगाया जी 60, ये 60,000, ये 60,000 लगाया मैंने। पहले साल के आखिर में मुझे कितना मिल गया इसमें से? 15,000। कितना मिल गया? तो कितना पैसा बचा मेरा? 45,000 मैंने अभी लेना ना आपसे। फिर आपने मुझे कितना, फिर आपने मुझे इसमें से देखें जरा जी, फिर आपने मुझे इस 45 में से कितना दिया? फिर 15 दिया। तो कितना मेरा बचा पैसा आपके पास? कितना पैसा बचा? किसके साथ? देखें, ये एंड में जरा मैं इसको दोबारा देख जाता हूँ। ईयर 1 के स्टार्ट में मैंने आपको दिया 60,000 रुपये। फिर मुझे आपने कितना दिया? 15। तो ये नहीं, मुझे 60 में से 15 मिल गया। बाकी कितना पैसा लेना है आपसे? 45। फिर ईयर 2 में जाता हूँ तो आपने मुझे क्या दिया? फिर कितना पैसा दिया? 15। अब मैंने कितने पैसे लेने हैं आपसे? अभी 30,000। 30,000 लेने। फिर आपने मुझे कितना पैसा दिया? इसके बाद फिर 15 दिया। तो फिर मैंने कितने पैसे आपसे लेने हैं? 15। फिर आपने मुझे कितने पैसे दिए? 15। तो मेरे पास कितने पैसे बचे जी? तो यानी ये आपको जो मैंने पैसा दिया ना 60,000, वो मुझे 4 सालों में सारा मिल रहा है। 4 सालों में सारा मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 60,000 लगाया तो 60,000 सारा सारा मिल चुका है। यहाँ पे 45,000 मिला, यहाँ पर कितना मिला? 30,000। यहाँ पे कितना मिला है? 15,000। जब 15,000 मिला तो 45,000 बचा था। जब 30 मिला तो कितना बचा था? फिर कितना मिला? 45। कितना बचा? और फिर ईयर 4 में कितना? सारा का सारा क्या हो गया? मिल गया। तो इस तरह आप लिख सकते हो कि मेरा जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया पे बैक से, कि आपका पे बैक पीरियड कितना हो गया? कितना हो गया? नहीं है पे बैक पीरियड 4 ईयर। कितना हो गया? यानी 4 सालों में आपको सारा पैसा मिल रहा है ना आपका? 4 सालों में आपका सारा पैसा क्या हो गया? आपको मिल गया। तो पे बैक क्या हुआ आपका? 4 ईयर। क्या हुआ है? 4 ईयर। आपको बताना पड़ता है कि सर, आप फिर पूछते ना एग्जामिनर को, बताएं पे बैक क्या है आपका। तो आप क्या कहोगे कि सर हमारा जो पे बैक है वो कितना है? 4 ईयर। सर कैलकुलेट कैसे किया? 60,000, 15 मिला 45 बचा, फिर 15 मिला कितना बचा? 30। फिर 15 मिला कितना बचा? 15। और फिर 15 मिला तो सारा अमाउंट क्या हो चुका है? रिकवर हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे कितना मिला मुझे? 15। और 100 मुझे मिलता गया। देखें जरा। अच्छा, देखें जरा जी, यहाँ पर मुझे ये 1 के स्टार्ट में कितना पैसा लगाया था जी? 1,20,000। अब इसमें से कितने पैसे मुझे मिल गए जी? 15 मिले। तो कितने पैसे मेरे रहते हैं अभी? 1,05,000। फिर मुझे कितना मिला? 30। कितना बचा मेरा? 100 ऑन आज मुझे मिलता गया, और एक टाइम आया कितना बचा मेरा यहाँ पर? 45। फिर मुझे कितना मिला? 30। यानी देखें जरा, देखें हैं, मैंने लगाया था 1,00,000, 1,20,000। उसमें से मुझे कितना लगा? 1,15,000। तो फिर मेरा पैसा कितना बचा? 1,5। फिर मेरा कितना, ये दो 2 सालों के बाद आपने मुझे कितना पैसा दे दिया? 30,000। तो कितना पैसा बचा? 90। फिर कितना बचा? 75। फिर कितना बचा? फिर कितना बचा? यानी हर साल 15 15 दे रहे हो। फिर कितना बचा? 30। यानी अब मुझे सारा जो पैसा मिलना है ना वो यही है। सारा जो पैसा मिलना है वो यही है, और पैसा मुझे नहीं मिलना। तो देखें, जो मैंने पैसा लगाया ना वो मुझे सारा नहीं मिल रहा, वो मुझे सारा नहीं मिल रहा। तो क्या मुझे, जो मैंने जल लगाया है वही मुझे नहीं मिल रहा, तो क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है 30,000।
जो लगाया वही नहीं मिल रहा। हम्म। और यहाँ पर देखें, जो लगाया था सारा मिल चुका है। कब कब मिल चुका है? और ये 4 के मैं आपको सारा का सारा, लिया पे बैक आएगा। यहाँ पर पे बैक नहीं हो रहा, पे बैक नहीं। नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं। नहीं करूंगा। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। बात समझ आ गई है? हाँ कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर आया पे बैक 4 ईयर, क्या आया? और ये अब सर किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? तो हम देखेंगे, हमने कहा जी हमें पे बैक 5 सालों में होना चाहिए, पे बैक 500 में। 5 सालों में होना चाहिए। और यहाँ पे पे बैक कितने सालों में हो रहा है? यानी मैंने आपसे पैसा लिया, हम्म। आपने मुझे 60,000 रुपये दिया, हम्म। मैंने 60,000 रुपये लिया आपसे, हम्म। और आपने मुझे कहा कि 5 सालों में जो वापस करना है। करना। कितने सालों में कहा है जी? 500 में। 5 सालों में। तो मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की और वहां पे मुझे पैसा कितने सालों में वापस मिल रहा है? 4। 4। तो ये नहीं, मैं यहाँ से 4 सालों में पैसा लूंगा हम्म। और ये 5 में किसको दूंगा? आपको दूंगा ना। हम्म। तो ये नहीं, मैं आपकी सारी अमाउंट वापस कर सकता हूँ हम्म। ईयर 5 में। हाँ। लेकिन आपने मुझे 5 सालों के लिए पैसा दे दिया, हम्म। ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरा पे बैक हो रहा है 6 सालों में। कितने सालों में? 6 साल। 6 सालों में। तो मैं आपको पैसा वापस कर पाऊंगा? नहीं। यानी लेट हो जाऊंगा ना, पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं तो। नहीं करनी चाहिए। मैं बैंक के पास गया और बैंक ने मुझे कर्जा दिया 10 साल के लिए, हम्म। 10 साल के लिए पैसा दिया। और मैंने एक प्रोजेक्ट देखा जहाँ पर मुझे सारा पैसा मिल रहा था 8 साल में, हम्म। तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। 8 साल में वहां से पैसा लेकर के किसको दे दूंगा? बैंक। बैंक को। हम्म। लेकिन बैंक ने कहा 10 साल में वापस करने हैं, और मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया और वहां से पैसा मुझे मिल रहा है 15 सालों में। तो ये जगह ठीक नहीं। नहीं है। वो जगह ठीक है जहां से आपके टारगेट से जल्दी मिले। टारगेट। टारगेट 10 साल था, 8 में मिल रहा है, ठीक है। टारगेट 5 साल था, 4 में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन टारगेट 5 साल है, 6 में मिल रहा है, तो ठीक। 7 में मिल रहा है, ठीक। समझ आ गई बात? तो ये हमारा था जी सिंपल पे बैक पीरियड। क्या था? सिंपल पे। सिंपल पे बैक। अच्छा, ये इस बात की समझ आ गई आपको? चले, बाकी थोड़ी सी यहाँ पे करते हैं स्टॉप, सही है। कुछ पढ़ते हैं हम बाद में।